हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 की क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक 2 मनी प्राइजेस एंड इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर में हमें कंप्लीट चैप्टर कवर नहीं करना है, जस्ट 4.1 ही हमारी सिलेबस का पार्ट है विच टॉक्स अबाउट क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर हम इस थ्योरी को दो डिफरेंट वर्जन में पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा वर्जन है वो आता है हमारा फिशर का वर्जन और दूसरी आती है हमारी कैम्ब्रिज अप्रोच। तो 4.1 क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर हम इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को दो डिफरेंट वर्जन में पढ़ते हैं। पहला है हमारा फिशर का वर्जन, उसमें हम देखते हैं कि फिशर ने इस थ्योरी को किस तरीके से एक्सप्लेन करा। दूसरा है हमारा कैम्ब्रिज अप्रोच, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पर हमारा कैम्ब्रिज नाम क्यों दिया गया है, तो बेसिकली इसके अंदर जो दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करा था वो थे हमारे पिगू एंड मार्शल, जो कि अगेन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। तो उन्होंने कंबाइनली इस थ्योरी को जो है अपने वर्जन में एक्सप्लेन करा था, तो उन्होंने इसका नाम कैम्ब्रिज अप्रोच रख दिया। अब हम इसमें दोनों ही वर्जन में सेम थ्योरी को पढ़ेंगे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि सेम रिजल्ट भी शो करती है बट डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पर हम बेसिकली दोनों थ्योरी में जो सेम रिजल्ट देखेंगे वो क्या होगा कि जब इकोनॉमी के अंदर मनी इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स कि लोगों के पास जब पैसे आ जाते हैं तो क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटीज़ के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही वर्जन में हम सेम रिजल्ट को देखेंगे बट एक डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि दोनों की डिफरेंट थ्योरी होगी, मतलब सेम थ्योरी को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया होगा तो रिजल्ट तो सेम आएगा बट डिफरेंट वर्जन होगा, उनका किस तरीके से इस थ्योरी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फिशर से, इसको हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसे 2 ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फिशर का क्या वर्जन था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को लेकर। ओके तो स्टार्ट करता है फिशर वर्जन से। तो फिशर ने सबसे पहले क्या करा, उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज थी क्या, वो थी एम वी इज इक्वल टू यहाँ पर पी टी। अब यहाँ पर जो इज इक्वल टू है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डंडे आ रही है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसे क्यों है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। अब हम सबसे पहले इनके टर्म्स को समझते हैं कि इस इक्वेशन में जो भी ये एम वी पी टी है ये है क्या और ये क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम से। तो एम होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी का क्या मतलब हुआ, एम शो करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल जितनी भी मनी है लोगों के पास, सबके पास मिलाकर जो टोटल मनी है उस क्वांटिटी ऑफ मनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। दूसरा है हमारा वी। वी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ, इस वी का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ मनी शो करती है कि जो हमारी मनी है वो कितनी बार आगे पास ऑन हुई है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर पहले एम में तो हमने बात करा कि लोगों के पास कितनी मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी में हम बात करते हैं कि लोगों ने उस मनी को कितनी बार आगे यूज़ करा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेट सपोज यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन हमने ले लिया है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज कि इसके पास यहाँ पे 100 रुपीज़ थे, है ना। अब इस 100 रुपीज़ को इसने इससे कुछ एक्सचेंज कर लिया। लेट सपोज कि ये एक शॉपकीपर था, ये यहाँ पर ये एक शॉपकीपर था और यहाँ पे इस इंडिविजुअल ने इस शॉपकीपर से कुछ खरीद लिया। अब जब खरीद लिया तो ये 100 रुपये जो है वो इस शॉपकीपर के पास चले गए। तो यहाँ पर ये जो है इसके 100 रुपये अब यहाँ पे पास ऑन हो गए हैं, आगे दूसरे पर्सन के पास पास ऑन हो गए हैं। अब जो ये शॉपकीपर है ये अगेन किसी और बंदे के पास जाएगा और इस 100 रुपये को अगेन यूज़ तो करेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जब ये इससे कुछ ना कुछ ट्रेड करेगा, कुछ भी एक्सचेंज करेगा, तो इसके पास चले गए वो 100 रुपये। देन उसके बाद ये कहीं यूज़ करेगा तो दोबारे से कहीं और चले जाएंगे पैसे। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है
पैसे सर्कुलेट होते रहते हैं एक दूसरे के पास, पास ऑन होते रहते हैं, पास ऑन होते रहते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मनी जो है वो बार बार यूज होती रहती है ना। मनी जो है वो बार बार यूज होती रहती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन के पास, और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो जितनी बार वो मनी यूज हुई है, जितनी बार वो मनी एक दूसरे के पास पास ऑन हुई है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। तो जितनी बार मनी पास ऑन हुई है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, और उसको हम डिनोट करते हैं वी से। देन उसके बाद आता है हमारा पी। अब यहाँ पर जो हमारा पी है वो पी रिप्रेजेंट करता है हमारा प्राइस लेवल फॉर द ट्रांजैक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की, तो इसको हम बोल भी सकते हैं आइटम जो ट्रेड होते हैं, मतलब कि आइटम जो एक्सचेंज होते हैं, जो बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर उनका जो प्राइस लेवल होता है वो पी से डिनोट किया जाता है। एंड देन एट लास्ट अगर हम बात करें टी की, तो टी शो करता है हमारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो टी है हमारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, जिसको हम बोल रहे हैं कि आइटम जो ट्रेड किए जा रहे हैं, ओके, तो आइटम जो ट्रेड किए जा रहे हैं, प्राइस लेवल उनका क्या है, वो पी डिनोट करता है। टी डिनोट करता है कि उस ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम क्या है। अगेन सेम बात है कि यहाँ पर जो गुड जितनी बार सोल्ड किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितनी भी बार वो सोल्ड किया जा रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वही सेम साइकिल, जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है उनको हम टी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक और चीज़ की, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके साइन की, कि यहाँ पर ये इस तरीके से इज इक्वल टू इस तरीके से क्यों शो किया गया है। तो यहाँ पे अगेन मैं अपना फॉर्मूला लिख देती हूँ, एम वी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एम से, इज इक्वल टू हमारा पी इंटू टी। तो यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें, तो हमने बात करी एम क्या शो करता है कि हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी है इकोनॉमी के अंदर। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारी टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है सर्कुलेशन में, ओके। देन उसके बाद अगर हम v की बात करते हैं, तो v होता है वेलोसिटी ऑफ मनी, जो शो करता है कि हमने कितने बार जो है उसे मनी को आगे पास ऑन करा है दूसरे पर्सन पर और ट्रेड करा है। तो पास ऑन करा है, फिर मतलब मैंने किसी से कुछ खरीद लिया, उसे पैसे दे दिए, फिर उस बंदे ने आगे किसी से कुछ खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए। तो जो पैसे हैं वो एक दूसरे के पास जो है वो पास ऑन होते जा रहे हैं। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में v को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने मनी यूज करी है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ का ध्यान दें, तो ये चीज़ हमें शो क्या कर रही है, पहला बता रहा है कि हमारे पास टोटल मनी कितनी है, दूसरा बता रहा है कि वो मनी कितनी बार यूज़ हुई है इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, टोटल मनी जितनी है और जितनी बार यूज़ हुई है, तो ये बेसिकली जो दोनों चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या शो करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शो करता है इकोनॉमी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल स्पेंडिंग को शो करता है लोगों की, कि देखो लोगों के पास जितनी मनी है और जितनी बार उन्होंने आगे मनी को पास ऑन करा है। क्योंकि पास ऑन कब करा होगा, जब वो कुछ खरीद रहे होंगे, मतलब कि वो टोटल उनकी स्पेंडिंग को, उनके एक्सपेंडिचर को शो कर दिया है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये ओवरऑल हमें क्या शो करती है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। देन अगर हम बात करें दूसरे साइड की, तो दूसरे साइड में अगेन हमारा जो P है वो P क्या शो करता है कि प्राइस लेवल क्या है आइटम जो ट्रेड किए जा रहे हैं उनका, और वो मल्टीप्लाई जिस T से हो रहा है, तो वो शो करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आइटम ट्रेड किए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितनी बार जो गुड्स हैं वो एक दूसरे के साथ बेचे जा रहे हैं, आगे पास ऑन हो रहे हैं गुड्स एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो टी है, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं कितनी बार ट्रेड किए जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जो ये हमारा P है वो क्या शो करता है कि हमारे जो भी आइटम्स ट्रेड किए जा रहे हैं, जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्राइस लेवल क्या है, इकोनॉमी में उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है। दूसरा हमारा जो T है वो क्या शो कर रहा है कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं आइटम्स वो कितनी बार ट्रेड किए जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पर अगेन जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला हमारा शो करता है कि जो भी हम खरीद रहे हैं उनका प्राइस क्या है। दूसरा बताता है कि हमने कितनी बार उसे खरीदा, कितनी बार आगे एक बंदे ने दूसरे से खरीदा, दूसरे ने तीसरे से खरीदा। तो यहाँ पे अगेन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस लेवल को, और जितनी बार आगे खरीदा गया, जितनी बार आगे बेचा गया, तो अगेन वो हमारी इकोनॉमी के टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ही शो करता है। अब यहाँ पर अगर हम इन तीन डंडियों की बात करें, जो ये हमने इज इक्वल टू में तीन डंडियाँ लगाई हैं, यूजुअली दो लगाते हैं अगर हमारी दोनों इक्वल होती हैं साइड एक दूसरे से। तीन लगाने का क्या मतलब है, तीन लगाना ये शो करता है कि हमारा जो MV है, ये जो हमारा MV है, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन है M और V का, वो आइडेंटिकली इक्वल है PT के मल्टीप्लिकेशन से। P इंटू टी जो है वो आइडेंटिकली इक्वल होगा M इंटू टी से। आइडेंटिकली इक्वल का क्या मतलब हुआ कि हर हालत में इक्वल होगा ही होगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती कि ये इक्वल ना हो। बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये इक्वल तो है बट ये होगा ही होगा, हर केस में इक्वल होगा ही होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही साइड हमारी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो कि ये क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। नाउ अब अगर हम इन चारों की थोड़ी सी और ब्रीफ में बात करें तो हमारा जो M है, जो क्वांटिटी ऑफ मनी को शो करता है कि इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी जो है टोटल है, वो हमारा डिपेंड करता है RBI के ऊपर, क्योंकि RBI वही हमारी कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी होगी। तो यहाँ पर RBI के ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ मनी का फैक्टर, बाकी मनी किसी और फैक्टर पर डिपेंड ही नहीं करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा M है वो एक्सोजीनियस है, क्योंकि वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ RBI पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर इसलिए हम M को बोलते हैं कि वो एक्सोजीनियस है। दूसरा अगर हम बात करें V की, V क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो क्या है, मतलब कि मनी कितनी बार जो है आगे पास ऑन की जा रही है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि मनी कितनी बार आगे पास ऑन की जा रही है, कि कितना हम स्मूथली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को भी। तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे वेलोसिटी को कौन कंट्रोल करता है कि कितनी वेलोसिटी ऑफ मनी होगी इन सर्कुलेशन, वो डिपेंड करता है कि हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कितने डेवलप है। जैसे कि अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक कितने डेवलप है, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कितनी है, लोगों के हाथ में पैसा कितना है, और हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स कितनी हो सकती है कि नहीं। अब फिशर के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट अगर इन जनरल अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ मनी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स और जितनी भी एडवांसमेंट है कि हम इजीली ट्रांजैक्शन कर सकें, मतलब कि खरीद सकें एक दूसरे के साथ, तो उतना डिपेंड करता है कि कितना स्मूथली हम खरीद सकते हैं, कितना हम इजीली मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो और इजीली हम एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कितना है, हमारे बैंकिंग सेक्टर कितने अच्छे हैं, कितने डेवलप हैं कि वो हमें थ्रू चेक भी हम जो है पेमेंट कर सके। तो इन सब चीज़ों पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो डिपेंड करती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टी की, ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये किस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है कि कितने गुड्स आपस में हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स उन्हें आगे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कितना है। जितने ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट होगा उतने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे एंड वाइस वर्सा। तो अब अगर हम इस थ्योरी पर वापस चलें, हमारी जो फिशर ने दी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो क्या बोलती थी, अगेन जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन करा, वो बताती थी कि जितना ज़्यादा M होगा उतना ही ज़्यादा हमारा P होगा। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके तो हमारी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, तो वो दिखाती है कि अगर हमारी
क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास जितना पैसा था अब उससे ज़्यादा हो जाएगा। जब उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बोलती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि इसकी वजह से जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसा हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन क्रिएट होगा मतलब कि महंगाई जो है वो भी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई कैसे बढ़ती है? जब जो चीज़ें हम खरीदते हैं मार्केट में उनके प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी तो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और हमारा जो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है जो टी है वो स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, अगेन जैसे कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा वी एंड टी में तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो अब हमें बेसिकली क्या देखना है कि एम के चेंज होने से हमारा जो प्राइस है, प्राइस लेवल है वो कितना चेंज होता है। तो अब हम उसको इस इक्वेशन में देखते हैं जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो हमने इक्वेशन जो पीछे पढ़ी थी वो बेसिकली क्या थी, हमारा एम वी इज इक्वल टू हमारा पी टी। तो यहाँ पे हम पी को इस साइड रखते हैं, बाकी सबको उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू एम वी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा हमारा T। और हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा V कांस्टेंट है और हमारे T में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो स्टेबल है। तो ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन आती है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है जिससे हम अपनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को पढ़ने वाले हैं कि हमारे एम में चेंज होने से किस तरीके से पी में चेंजेस आते हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंजेस होने से हमारे प्राइस लेवल में कितने चेंजेस आते हैं। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है मतलब कि एम इंक्रीज होगा तो पी भी इंक्रीज होगा और अगर एम कम होता है तो पी भी कम होगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि एम जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है पी को, मतलब कि एम के चेंज होने से जो पी है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एम अगर इंक्रीज होता है तो पी भी इंक्रीज होता है और अगर एम कम होता है तो हमारा पी भी जो है वो कम होता है। अब हम इस सेम चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर लेट सपोज, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमारा जो वी है, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी है उसको हमने 4 ले लिया और वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। सेम हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी कांस्टेंट ले लिया, वो स्टेबल है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उसको हमने ले लिया यहाँ पे 2000। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मनी की, तो यहाँ पर हमने ले लिया कि हमारी क्वान्टिटी ऑफ मनी जो इकोनॉमी के अंदर है वो कितनी है, 1000। ये हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी हो गई। अब इस पूरी वैल्यू से जो हमें तीनों वैल्यूज़ गिवन है इससे हम अपना प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P क्या है हमारा, एम वी डिवाइडेड बाई टी। तो हमारा M जो है वो है 1000, V हमारा 4 है डिवाइडेड बाय हमारा 2000 आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये आ गया। तो हमारा जो प्राइस लेवल है वो 2 आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर 1000 थी तो उस केस में हमारा जो प्राइस लेवल था वो 2 था, गिवन वेलोसिटी ऑफ मनी एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद लेट सपोज कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, हम अपने एम को इंक्रीज कर देते हैं। पहले 1000 था, अब हम ले लेते हैं 1500, 1500, बाकी चीज़ें कांस्टेंट थी। तो इस केस में प्राइस लेवल क्या होगा, तो उसको अगेन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट थी, हमारा वी एंड टी तो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे हमारे 0 से 0 कैंसिल आउट, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और ये यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट। हम देख सकते हैं कि हमारा इस केस में प्राइस लेवल जो है वो क्या है, 3। तो यहाँ पे हमारा जो P है वो क्या है, 3। तो अगर हम अपनी दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें, जहाँ पर हमारा जो मनी था वो 1000 था और प्राइस लेवल 2 था, उसके बाद क्या हुआ, हमने अपनी मनी को
इंक्रीज़ कर दिया, क्वांटिटी ऑफ मनी को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ कर दिया, तो उससे प्राइस लेवल पर क्या इम्पैक्ट गया कि हमारा जो जनरल प्राइस लेवल था इकोनॉमी के अंदर वो भी 2 से 3 हो गया, मतलब वो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंक्रीज़ हो गया, सेम डायरेक्शन में जो है वो मूव कर गया और उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन हम देख सकते हैं। दूसरा केस भी हम ले लेते हैं कि लेट सपोज अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, हम पहले हमारी 1000 थी, अब हम ले लेते हैं 500 हो जाती है अगर, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। अगेन हम इसमें अगर कैलकुलेट करें अपने प्राइस लेवल को, तो यहाँ पे हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया हमारा 1, यहाँ पे आ गया हमारा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, और हमारा जो प्राइस लेवल है वो क्या आ गया 1, तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस लेवल है वो क्या आ गया 1। अगेन अगर हम फिर से कंपेयर करें बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो क्वांटिटी ऑफ मनी था वो 1000 था, जिस पर हमारा जो प्राइस लेवल था वो 2 था। जब हमने उसको कम करा, हमने अपनी क्वांटिटी ऑफ मनी को कम करा इकोनॉमी के अंदर, तो यहाँ पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे प्राइस लेवल पर कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो भी 2 से 1 हो गया, यहाँ पे वो भी 2 से 1 हो गया, वो भी कम हो गया, सेम डायरेक्शन में अगेन मूव करे, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये था हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि सेम चीज़ एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है तो किस तरीके से उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है मतलब चीज़ें जो है वो पहले से और महंगी हो जाती है, मतलब कि प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये सेम चीज़ को एक्सप्लेन करती है, बट अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो फिशर के स्टाइल में थी। फिशर किस तरीके से इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो फिशर को अलग करती है कैम्ब्रिज से, वो क्या था कि जो फिशर ने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, ये इसने इस तरीके से मनी को शो करा है कि मनी जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये चीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमें अपने ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, जो कि शो क्या करती है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी तो जनरल प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस पहले से और इंक्रीज हो जाएगा। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए तो मतलब कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, अगर हम इसको फिशर के स्टाइल में पढ़ते हैं, फिशर के वर्जन में पढ़ते हैं, तो फिशर लेकर चल रहा है कि मनी कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसी को लेकर उन्होंने अपनी इक्वेशंस को जो है दिया है। अगर हम बात करेंगे कैम्ब्रिज की, तो कैम्ब्रिज लेकर चलती है कि जो मनी है वो परफॉर्म कर रही है एज अ फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम उसके जब इक्वेशन को देखेंगे तो वहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि मनी जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और तब हम डिफरेंट इक्वेशंस को लेकर चलेंगे और डिफरेंट तरीके से हम सेम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को पढ़ेंगे कि हमारी मनी के इंक्रीज होने से कैसे प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई आ जाती है। तो इसको मैं दोबारा से एक बार आगे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना कैम्ब्रिज की अप्रोच। ओके, कैम्ब्रिज अप्रोच में हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो मनी है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि अब हम मनी को स्टोर भी करेंगे, सेव भी करेंगे। इससे पहले जब हम फिशर की चीज़ें पढ़ रहे थे तो उसमें हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, और हम वहाँ पर पढ़ते थे ट्रांजैक्शन के बारे में। वहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ते थे, जिसका मतलब ये था कि आइटम्स जो ट्रेड किए जा रहे हैं, हम ट्रांजैक्शंस का प्राइस लेवल पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कि वो कितनी बार आगे जो है पास ऑन हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बार आगे पास ऑन हुए हैं, आइटम्स कितनी बार आगे ट्रेड हुए हैं। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे वो इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम लेकर चल रहे थे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी से हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो वहाँ पे हम देखते थे कि हमारे जो आइटम्स हम ट्रेड कर रहे हैं वो कितनी बार ट्रेड हुए हैं और उनका प्राइस क्या है। तो यहाँ पर अब जब हम बात करेंगे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो वहाँ पे हम
ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट की। तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे। पहले हम स्टोर ऑफ वैल्यू को थोड़ा सा और समझते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मनी एज अ फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ, अब हम मनी को सेव भी कर सकते हैं। तो हमारी जो कैम्ब्रिज अप्रोच है वो बेसिकली फोकस करती है कि मनी को अब हम स्टोर भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसका दो कंसर्न है कि देखो अगर हम सेव करेंगे तो क्या है कि हम फ्यूचर में और कंजम्पशन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना। फ्यूचर की कंजम्पशन के लिए हम सेव कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि भाई फ्यूचर में हो सकता है कि कोई हमारा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए भी तो हमें सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए भी हम मनी को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी यही शो करती थी कि मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, अपने पास होल्ड भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो जो कैम्ब्रिज अप्रोच है उन्होंने फोकस करा कि जो एक कंज्यूमर है वो सारी की सारी मनी को स्पेंड नहीं करता है, वो क्या करता है, वो उसको सेव भी करता है, स्टोर भी करता है, अपने पास भी रखता है। पास क्यों रखता है, ताकि वो उससे फ्यूचर कंजम्पशन कर सके, मतलब फ्यूचर में और खर्चे कर सके अगर उसे करना है तो, या फिर अगर कोई फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाता है जो हमें पे करना पड़ जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ मनी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि मनी जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेम इक्वेशन की बात करें, जो हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज थी वो यहाँ पर आकर जो है बदल जाती है। तो पहले पहले हम बात कर रहे थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे कि हमारा कितनी बार एक्सचेंज हुआ है ना, हमारी कितनी बार आइटम ट्रेड किए गए हैं। तो उसमें हम ट्रांजैक्शन की बात करते थे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, कितनी बार हमने मनी से एक्सचेंज करें हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी बार हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करें। बट यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते, हमारी बाकी इक्वेशन जो है वो तो एज इट इज रहती है, बट हम अपनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को चेंज कर देते हैं विद द वाई। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ आइटम, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा ये वाई है, ये वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा शो करता है लेवल ऑफ आउटपुट, या फिर हम बोल सकते हैं इसे नेशनल आउटपुट, या फिर हम बोल सकते हैं इसे रियल आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा जो y है इसको हम बोल सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट भी, जो भी जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हुई है वो सब, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स जितने हैं हमारे, या फिर हम उसे रियल जीडीपी भी बोल सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्यों नहीं लिया, उसको चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजैक्शन था, जो हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टी लिया था पीछे, यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिया था पीछे, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शो करता था कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो आइटम ट्रेड किए जा रहे हैं, वो कितनी बार जो है इकोनॉमी के अंदर ट्रेड किए जा रहे हैं। मतलब कि लेट सपोज यहाँ पर ये एक इंसान है, ये एक इंसान है और ये एक इंसान है। तो यहाँ पे लेट सपोज कि ये एक होलसेल की शॉप है, यहाँ पे उसके बाद ये एक नॉर्मल शॉप हो गई, यहाँ पे इसके बाद एक ये इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, तो बेसिक सा एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल शॉपकीपर है उसने होलसेल वाले से खरीदा, तो होलसेल वाले ने सबसे पहले किसको बेचा, नॉर्मल शॉपकीपर को बेचा। नॉर्मल शॉपकीपर ने एक इंडिविजुअल को बेच दिया। हो सकता है ये इंडिविजुअल उसको हाफ दाम में आगे बेच दे कहीं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अगर हम कार का एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने एक कार परचेज करी है, मैंने उसे कुछ साल जो है वो यूज़ किया और उसके बाद मैंने उसे आगे बेच दिया, तो ये जो मेरी कार है वो सेकेंड हैंड कार हो गई और किसी और इंडिविजुअल ने खरीद ली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो आइटम ट्रेड किए जा रहे हैं वो कितनी बार आगे पास ऑन हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कितनी बार आगे पास ऑन हो रहे हैं वो दिखाता है कि हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसा है, मनी किस तरीके से एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, इसलिए हम वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ यही देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जो है टोटल आउटपुट कितने हैं। तो टोटल आउटपुट कितने हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं लेवल ऑफ
आउटपुट को, सिर्फ y को लेकर चलते हैं। तो जब हम y को लेकर चलते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेते हैं जो बस एक ही बार प्रोड्यूस की गई है, एक ही बार बेची गई है। ऐसा नहीं कि वो भाई बार बार सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर हम बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं कि टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है एक ही बार, एक गुड की एक ही बार जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी हम बात करते हैं। हम ये नहीं बात करते कि वो गुड आगे कितनी बार बेचा गया है। तो यहाँ पर ये जो है हमारी इक्वेशन हो गई। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी राइट हैंड साइड की, कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी रियल जीडीपी को प्राइस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी जो जीडीपी है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। ओके तो हमारी जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने इसमें पढ़ी, अब हम उस सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैम्ब्रिज अप्रोच में उन्होंने किस तरीके से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एक्सप्लेन करा। तो यहाँ पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझने के लिए हम इसमें दो चीज़ों को ड्राइव करते हैं कि हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी जो डिमांड की जा रही है और एक हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी जो सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मनी डिमांड की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मनी डिमांड की, तो इसका ये मतलब होता है कि डिमांड जो लोग कर रहे हैं मनी की टू होल्ड या फिर टू स्टोर। यहाँ पे ये नहीं होता कि टोटल कितनी मनी की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिमांड कितनी कर रहे हैं उस मनी की जो वो स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मनी डिमांड की कि हम इसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो सिंपली अगर हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी हमारी नॉमिनल इनकम भी होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि कितनी लोग डिमांड कर रहे हैं अपनी मनी को स्टोर करने के लिए, तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं कि हम अपनी नॉमिनल इनकम का कुछ प्रपोर्शन जो है होल्ड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, और वही हमारी डिमांड फॉर मनी होती है, टू स्टोर मनी। तो हम इसका जो प्रपोर्शन सेव करना चाहते हैं, जो प्रपोर्शन स्टोर करना चाहते हैं, उसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ये हमारी नॉमिनल इनकम का प्रपोर्शन है जो शो करता है कि हम कितनी डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं टू होल्ड या फिर टू स्टोर। अब यहाँ पर ये हमारी डिमांड हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो यहाँ पे हम मनी सप्लाई को सिंपली अज्यूम करते हैं कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो एम है। एम मतलब कि हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये हमारी डिमांड हो गई और ये यहाँ पर हमारी सप्लाई हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होगी, जहाँ पर हमारी डिमांड सप्लाई के एग्जैक्टली इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम मनी डिमांड को कर देंगे इक्वल हमारी मनी सप्लाई के। तो हमारी जो मनी डिमांड है वो क्या है, स्मॉल के पी वाई, और हमारी मनी सप्लाई को हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया हुआ है कि वो एम है, हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी जो इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास मनी है उसको हम बोल रहे हैं कि वो मनी सप्लाई है। अब यहाँ पर अगर हम अपने पी को निकालें तो हमारा पी क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाय हमारा के प्रपोर्शन एंड वाई। तो ये हमारी इक्वेशन जो है आ गई। अब हम इसे आगे यूज़ करेंगे, अभी मैं इसे आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 2। ओके, और जो मैंने पीछे इक्वेशन निकाली थी अपनी फिशर में, तो इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ये भी अगेन हमारी पी की इक्वेशन है, तो मैं इस इक्वेशन को ले लेती हूँ इक्वेशन 1। तो अगर हम बात करें अपनी इक्वेशन 2 की, तो हमारी जो इक्वेशन 2 थी वो क्या थी, हमारा P इज इक्वल टू हमारा M डिवाइडेड बाय हमारा प्रपोर्शन एंड Y। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, अगेन अगर हमें इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो वो क्या शो करती है कि हमारे M के चेंज होने से प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है। जब हमें एक्चुअल में चेंज देखना है कि एक के चेंज होने से दूसरी चीज़ कितनी चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं। मतलब कि बाकी सारी चीज़ों में कोई भी चेंज ना आए, तभी हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि इस चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ कितनी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी अगेन हम सेम चीज़ करेंगे कि हम k को कांस्टेंट ले लेंगे और हम अपने y को भी कांस्टेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर विद k कांस्टेंट एंड y कांस्टेंट हम देख सकते हैं कि हमारे इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे
प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम इन दोनों को कांस्टेंट ले लेते हैं तो अगेन ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है आपस में कि अगर m इंक्रीज होता है तो हमारा p भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट ले लेते हैं तो इनके बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन है, हमारे p एंड m के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, अगेन यहाँ पे भी कि अगर हमारा m इंक्रीज होता है तो p भी इंक्रीज हो जाएगा और अगर हमारा m फॉल करता है तो हमारा पी भी जो है वो फॉल कर जाएगा। यहाँ पर अब हम दोनों ही अप्रोचेस से सेम जो है कंक्लूजन को पाते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम कंपैरिजन करें इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो हम एक चीज़ तो देख सकते हैं कि देखो p तो दोनों साइड सेम है, m भी दोनों साइड सेम है और हमने y को तो रिप्लेस कर दिया है t से। उसके बाद अगर हम v और k को कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 बाय जो हमारा k है उसको हम v बोल सकते हैं या फिर हम v को बोल सकते हैं 1 बाय k। और हम इन दोनों से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन हम तो इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में साफ साफ हम इनवर्स रिलेशन को देख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होएगा या फिर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ेगा। तो हम सिंपली इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि अगर हम k को इंक्रीज करते हैं तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, मतलब v की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, k बढ़ रहा है तो v जो है वो कम हो जाएगा। सेम इसका उल्टा, जैसे हमने ऊपर अगर हम इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पर m और p के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं m को इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पर ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से p भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा k एंड v के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन है। दूसरा हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं, जैसे कि v क्या है कि हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी, कि मनी कितनी आगे पास ऑन हो रही है। मनी जितनी आगे पास ऑन होगी उतना ही कम हम सेव कर पाएंगे, सेम प्रपोर्शन हम रखेंगे सेव करने का। तो अगेन जितना ज़्यादा v होगा उतना ही कम हमारा k होगा। तो हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दोनों ही अप्रोचेस से, दोनों के ही स्टाइल में, हमारा फिशर और हमारी कैम्ब्रिज अप्रोच। नाउ अब अगर हम बात करें थोड़ी सी लास्ट कि हमारी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि हमारी मनी इंक्रीज होने से, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होने से इकोनॉमी के अंदर, एक सेकेंड में यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होने से क्या होता है कि हमारा प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है और सेम इसका उल्टा है ना। और यहाँ पे हमने इक्वेशंस के थ्रू दोनों का पढ़ा कि इक्वेशंस के थ्रू हम देख रहे हैं किस तरीके से कि अगर हमारा m इंक्रीज होता है तो हमारा प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। दोनों के वर्जन में हमने इक्वेशन से ये सेम चीज़ पढ़ी, बट ऐसा होता क्यों है। अगर हम इसके लॉजिक की बात करें कि ऐसा होता क्यों है तो इसकी चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इन रियल लाइफ बात करते हैं, मनी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इन रियल बात करें, इन रियल अगर लोगों के पास मनी इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, दैट मीन्स कि लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा आ गया, पहले से ज़्यादा पैसा आ गया। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं कि अब उनके हाथ में देखते हैं वो भाई ज़्यादा पैसा आ गया तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड करने स्टार्ट कर देते हैं। और जब ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतनी ज़्यादा डिमांड करता है। जब सारे ही लोगों के पास इकोनॉमी के अंदर जब मनी बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जब उनके हाथ में और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। जब वो ज़्यादा डिमांड करते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना। अब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपनी लिमिट से बियॉन्ड बनाने लगेंगे। रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अब हम और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारी जितनी जो हमारी कैपेबिलिटी है उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज़्यादा है ही नहीं रिसोर्सेज, तो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो जब डिमांड बढ़ती है, मनी के बढ़ने से जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो जब ज़्यादा डिमांड करते हैं तो इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उनके डिमांड करने से हम अपनी सप्लाई को भी नहीं इंक्रीज कर सकते। हमारी सप्लाई हो सकता है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो, बट
सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती कि भाई जितनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं चलो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो डिमांड के बढ़ने से हो सकता है कि हम थोड़ी बहुत सप्लाई को और इंक्रीज करें, बट ऐसा नहीं होता कि जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है उतनी ही सप्लाई इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी सप्लाई को तो नहीं बढ़ा सकते, तो इकोनॉमी क्या करती है, वो प्राइस बढ़ा देती है। अब प्राइस बढ़ते हैं तो भाई अब फिर से तो वो उतनी डिमांड नहीं करेंगे, प्राइस बढ़ते हैं तो भाई हमारे कंज्यूमर डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो दोबारा से अपनी डिमांड को कम कर लेते हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की क्वांटिटी बढ़ती है लोगों के पास, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे जाता है, प्राइस लेवल पर। प्राइस लेवल भी बढ़ जाते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप कि आपको आज की वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।